श्लोक को हीर की अलमारी से एक बॉक्स मिला था। उसने देखा कि उस बॉक्स के ऊपर श्लोक का नाम लिखा था। श्लोक को हैरानी हुई कि हीर ने उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा था और वो उसे दे नहीं पाई। श्लोक ने जल्दी से वो बॉक्स खोला और उसके अंदर का सामान देखकर श्लोक के हाथ से वो बॉक्स गिर गया और वो घुटनों के बल गिरते हुए जोर से चिल्लाया, हीर। श्लोक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सालू जल्दी से ड्रेसिंग एरिया में गई और श्लोक को संभालने लगी। जीजू, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ अचानक से? श्लोक का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स सालू के आगे कर दिया। सालू ने देखा, इस बॉक्स में छोटे बच्चे की ड्रेस थी और उस पर हाय डैडी लिखा हुआ था। जीजू, यह ड्रेस तो क्या हीर? सालू के बचे हुए शब्दों को श्लोक की हामी ने पूरा कर दिया था। क्या क्या आपको मालूम था? सालू ने एक बार फिर से उसे पूछा, तो इस बार श्लोक ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल पर कोई भारी बोझ किसी ने रख दिया हो। जीजू, संभालिए खुद को। सालू ने श्लोक को यूं टूटते हुए देखा तो उसने श्लोक के कंधे को पकड़कर उसे झकझोड़ा। कैसे संभालूं खुद को? मुझसे बदकिस्मत इंसान कौन होगा? मुझे अपने होने वाले बच्चे के बारे में ही नहीं पता। एक एक करके सब कुछ मुझसे छिनता जा रहा है। पहले दादू गए, फिर हीर गई, फिर अयान और अब मुझे पता चला है कि सिर्फ मेरी हीर ही नहीं बल्कि मेरा बच्चा भी मुझसे दूर चला गया है। श्लोक आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी खुशी आई थी और वो जान भी नहीं पाया। हीर ने उसे बताना भी चाहा होगा, लेकिन वो दादू के जाने के गम में इतना डूबा रहा कि उसने हीर को वक्त ही नहीं दिया। श्लोक को आज खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। खुद को संभालना तो आपको पड़ेगा ही, और अब तो यह और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपकी हीर ही नहीं बल्कि आपका बच्चा भी आपसे दूर है, और उन दोनों को लाने के लिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आप ही हीर को वापस ला सकते हैं। खुद को मजबूत बनाइए और अपनी हीर और अपने बच्चे को ढूंढ लाइए। सालू ने श्लोक को हिम्मत दी। श्लोक अपने आंसू पोंछते हुए बोला, तुम ठीक बोल रही हो सालू, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता। मुझे मेरी हीर को ढूंढना ही है। मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। सालू की बातों ने श्लोक को हिम्मत दे दी थी और श्लोक का हीर को ढूंढने का इरादा और भी मजबूत हो गया था। जीजू, मुझे एक बात समझ नहीं आई। हीर इतने दिनों से मिसिंग है और उसके साथ ना जाने अब तक क्या हो गया होगा। फिर भी आप इतने श्योर कैसे हो कि वो ठीक होगी? जो भी उसे लेकर गया है उसने कहीं हीर की जान नहीं। जो भी हीर को लेकर गया है वो फिलहाल हीर को नहीं मारेगा। हीर के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उसके 25 साल की होने से पहले अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो सारी प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी। सालू की बात काटकर श्लोक बोला, क्या इसीलिए वो ठाकुर हीर के पीछे था? सालू के मन में अब सवाल आने लगे। हाँ, उसका मकसद प्रॉपर्टी पाना है, लेकिन वो आपके बच्चे को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। सालू ने पूछा, पहली बात तो हीर को ब्रजेश ठाकुर नहीं लेकर गया है और इस बार कोई तीसरा इन्वॉल्व है, लेकिन वो कौन है और उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वैसी करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरी माँ ने मेरे होने वाले बच्चे के नाम छोड़ी है, और अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है तो सारी प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी। कुल मिलाकर सारा खेल प्रॉपर्टी का है और नियम के अनुसार सामने वाला भी फंसा हुआ है। इसलिए मेरी हीर और मेरा बच्चा दोनों ही फिलहाल सेफ है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने मेरी हीर के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो अपने पैदा होने पर अफसोस करेगा। श्लोक ने कहा तो सालू को काफ़ी कुछ समझ आ गया। श्लोक कुछ देर अकेले रहना चाहता था, इसलिए सालू अपने कमरे में चली गई थी। देखते ही देखते रात हो गई थी और इधर आस्था ने सुमन के कहने पर आज श्लोक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ रात बिताने की सारी तैयारी कर ली थी। डिनर टेबल पर सुमन इस वक्त बैठकर खाना खा रही थी। सालू और श्लोक इस समय अपने अपने कमरे में थे। तभी अयान नशे में धुत होकर घर में घुसा। सुमन ने जब उसे इस तरह नशे में चूर देखा तो वो जल्दी से उसके पास आई। लड़खड़ाते हुए अयान को सुमन ने अपने कंधे का सहारा दिया। अयान के पास से शराब की जोरदार बदबू आ रही थी। सुमन गुस्से से बोली, अयान,
तुम कब से शराब पीने लगे? चुप मॉम, आज कुछ मत बोलना। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझ पर, आपके बेटे पर हाथ उठाया उस लोग ने जिसे मैं भाई भाई बोलता था। लड़खड़ाती हुई लेकिन तेज आवाज में अयान बोलने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर श्लोक और सालू भी अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। अयान को इस हाल में देखकर श्लोक जल्दी से उसके पास आने लगा तो अयान ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोला, मेरे पास मत आना श्लोक। तुम इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। इस लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। उसने पीछे खड़ी हुई सालू की ओर इशारा करते हुए कहा। आज तक मैं अपनी माँ को गलत समझता आया था, लेकिन वो सच में बहुत अच्छी है। आई एम सॉरी मम एंड आई हेट यू श्लोक। बोलता हुआ अयान अब अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। सुमन उसे अपने साथ लेकर गई और अच्छे से उसे बेड पर लिटाकर बाहर आई। श्लोक अब सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की ओर जाने लगा तो सुमन ने कहा, यही सब चाहते थे ना तुम कि मेरा बेटा शराबी बन जाए? देख लो आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का क्या हाल हो गया है। श्लोक ने पलटकर एक नज़र सुमन को देखा और फिर अपने कमरे में चला गया। सालू भी अपने कमरे में चली गई थी। पीछे खड़ी हुई सुमन के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो खुद से ही बोली, आज मेरे दिल को सुकून मिला है। मेरा बेटा अब मेरी मुट्ठी में है। इतने सालों से जो काम मैं करना चाहती थी वो बिना ज़्यादा मेहनत किए ही हो गया। बस आज की रात आस्था अपना काम कर दे तो श्लोक शर्म से डूब मरेगा। श्लोक अपने कमरे में आ गया था और अपने बालों को अपने हाथों की उंगलियों में फंसाकर सोफे पर बैठ गया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। एक तरफ हीर और अपने बच्चे के खुद से दूर होने का गम तो दूसरी तरफ अयान का ये बर्ताव। श्लोक को अयान से जितना प्यार था, अयान ने उतनी ही बेदर्दी से उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसके प्यार को दिखावे का नाम दे दिया था। सुमन की बातें सुनने की श्लोक की आदत थी, लेकिन अयान इस तरह का व्यवहार करेगा ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस दिन पहली बार उसने अपने पापा के हाथों में नन्हा सा अयान देखा था, उसी दिन से उसने अयान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। लेकिन बदले में अयान ने आज सगे सौतेले वाली बात बोलकर उसके प्यार की तौहीन की थी। अचानक से श्लोक को अपने बालों में किसी और का हाथ महसूस हुआ और वो झट से पलट गया। उसने देखा आस्था उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। आस्था ने लाल रंग की बेहद स्टाइलिश और ओपन ड्रेस पहन रखी थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो आस्था? श्लोक इस समय आस्था को खुद के कमरे में देखकर हैरान रह गया था। मैं तुम्हारे पास आई हूँ श्लोक, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से लेकर आज तक हमें दो पल बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला। और मैं देख रही हूँ कि इन दिनों तुम कितने ज़्यादा स्ट्रेस हो। आस्था ने अपनी आवाज़ को मधुर बनाते हुए कहा। आस्था, रात के 11 बज रहे हैं। यह कोई वक्त नहीं है साथ बिताने का। तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना। अभी अपने रूम में जाओ। श्लोक ने दो टूक में जवाब देते हुए आस्था के लिए कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है श्लोक? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं जब आपकी गर्लफ्रेंड थी तब भी आप मुझसे दूर रहते थे। मैंने तब भी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। फिर जब आपने शादी के लिए कहा, मैं खुश थी कि अब शायद मुझे आप पर हक मिल जाए, आपका प्यार मिल जाए। लेकिन आपकी माँ ने हमें दूर कर दिया, मुझे मजबूर कर दिया। आपकी जान बचाने के लिए मैं आपसे दूर हुई और जब लौट कर आई तो क्या देखा, आपने किसी और से शादी कर ली है। आस्था, उस समय मैं मजबूर था। श्लोक ने अपनी बात कहनी चाही, लेकिन आस्था रोने लगी और उसकी बात काट कर बोली, आपने मेरे हिस्से का प्यार, मेरे सारे हक बिना सोचे समझे हीर को दे दिए। आपकी खातिर मैं आपसे दूर हुई और बदले में मुझे क्या मिला? आस्था को इस तरह से रोते हुए देखकर श्लोक का दिल गिल्ट से भर गया। श्लोक उसे चुप करवाने के लिए उसके पास आया तो आस्था उसके गले लगकर और जोर जोर से रोने लगी। श्लोक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे चुप करवाया। प्लीज आस्था, चुप हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन आज की हकीकत यही है कि मैं हीर से प्यार करता हूँ। जो 1 साल तक तुम्हारे साथ रहने पर भी मुझे फील नहीं हुआ, वो प्यार मुझे एक रात हीर के साथ रहने पर महसूस हुआ। गलतफहमी और नफरत का वो रिश्ता कब प्यार में बदल गया, मैं खुद नहीं जान पाया। मुझे अफ़सोस है कि मेरी वजह से तुमको बहुत झेलना पड़ा, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ
कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। श्लोक ने उसे समझाया। हीर जा चुकी है श्लोक, क्या अब भी मेरे लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है? आस्था की यह बात सुनते ही श्लोक ने उसे खुद से दूर कर दिया और बोला, हीर कहीं नहीं गई है, मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लाऊंगा, और अगर वो नहीं भी मिली तब भी मेरे इस दिल में अब कोई और नहीं आ सकता। श्लोक को खुद से दूर जाते देख आस्था जल्दी से उसकी पीठ से लगते हुए बोली, मुझसे दूर मत जाओ श्लोक, मैं बस तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। आज की रात मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इस एक रात की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। आई प्रॉमिस श्लोक, प्लीज। श्लोक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आस्था को कैसे समझाए। वो उसकी ओर पलटा और बोला, आस्था, तुम समझने की। श्लोक के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब आस्था ने आगे बढ़कर श्लोक को किस करना शुरू कर दिया और अपने हाथों को उसके बालों में फंसाकर उसको अपने करीब करने लगी। हीर के सामने अपना मोबाइल हाथ में लिए जयराज खड़े थे और उस मोबाइल में श्लोक और आस्था के किस का वीडियो चल रहा था। फोन बंद करते हुए जयराज ने पूछा, क्या अभी आपको अपने प्यार अपने श्लोक पर भरोसा है, जिसने आपके जाते ही अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को बाहों में भर लिया है? हीर के होठों पर एक मुस्कान आ गई। जयराज असमंजस से उसे देख रहे थे। हीर बोली, नाना जी, आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर मैं ये मान लूंगी कि श्लोक जी मुझसे धोखा कर रहे हैं? क्या यह सबूत काफ़ी नहीं? जयराज ने गुस्से में कहा। वीडियो क्या? मैं तो इन दोनों को अपनी आंखों के सामने किस करते हुए देख चुकी हूँ। वो मेरी और श्लोक जी की पहली मुलाकात थी, तब मुझे भी लगा था कि श्लोक जी एक बिगड़े हुए लड़के हैं, लेकिन उनके साथ रहकर मैंने जाना कि मैं गलत थी। श्लोक जी वो इंसान है जो जिसे एक बार दिल में बसा ले, बस हमेशा के लिए खुद भी उसी के होकर रहते हैं। गलत फहमी है आपकी, प्यार में अंधी हो चुकी हैं आप। जयराज भड़क गए। गलत फहमी नहीं, सच्चाई है ये। और जिसे आप प्यार में अंधा होना कहते हैं, मेरी नज़र में उसे प्यार पर भरोसा होना कहते हैं। ये वीडियो असली है हीर। आपको क्या लगता है हम कोई फेक वीडियो बनाकर आपको दिखा रहे हैं? आप ऐसी 1000 वीडियो भी ले आएंगे तब भी मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी कि मेरे श्लोक जी धोखेबाज हो सकते हैं। एक बार पहले भी किसकी शुरुआत इस लड़की ने की थी और आज भी ये श्लोक जी के करीब जाने के लिए चाल चल रही है। अब तक तो श्लोक जी ने इसे खुद से दूर करके कमरे से बाहर भी निकाल दिया होगा। हीर की बातें सुनकर जयराज तिलमिला गए और कमरे से बाहर जाने लगे तो हीर ने पीछे से आवाज़ लगाई, वैसे नाना जी, थैंक यू। किस बात के लिए? जयराज ने हैरान होकर पूछा। मुझे इतने दिनों बाद मेरे श्लोक जी का चेहरा दिखाने के लिए, हीर ने कहा तो जयराज अब बिना रुके हीर के कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद हीर की आंखों में आंसू आ गए और वो खुद से ही बोली, आजकल आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं श्लोक जी। चेहरा कितना मुरझा गया है आपका। श्लोक का वीडियो देखने के बाद हीर के दिल में श्लोक से बात करने की इच्छा जाग गई। उसने अपनी उस सेवका को बुलाया जो उसकी सेवा में हरदम रहती थी। हीर ने उसे अपने दिल की इच्छा जताई। कुछ देर सोचने के बाद उस सेवका ने हीर को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा और वहां से चली गई। सहगल निवास। श्लोक ने आस्था से खुद को छुड़वाया और गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या आस्था? ये क्या हरकत थी? मैं मानता हूँ कि हालातों के चलते तुम्हारे साथ गलत हो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भावनाओं में बहकर हम और ज़्यादा गलत कर जाएं। लेकिन श्लोक, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं बस एक बार आपकी हो जाना चाहती हूँ। सिर्फ एक रात के लिए आपको अपना बनाना चाहती हूँ और इस एक रात में आपके ऊपर हक है। उसकी बात काटकर श्लोक ने कहा, मुझ पर सारे हक सिर्फ और सिर्फ मेरी हीर के हैं। अब इसके आगे ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ और ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ। इतना बोलकर श्लोक वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया। आस्था कुछ देर तक तो कमरे में खड़ी रही और फिर वहाँ से अपना फ़ोन उठाकर अपने कमरे में चली गई। सुमन पहले से ही उसके कमरे में मौजूद थी। आस्था उसे देखकर चौंक गई। घबराओ नहीं आस्था, मैं तो यहाँ तुम्हें तुम्हारी आज़ादी के कागज़ सौंपने के लिए आई हूँ, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये मेहरबानी क्यों? मैं तो आपका दिया हुआ काम पूरा भी नहीं कर पाई, आस्था ने शक करते हुए पूछा। तुमने जितना काम किया है उससे भी मेरा फ़ायदा हो गया है, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं कि तुम काम पूरा नहीं कर पाई।
वैसे भी मुझे यकीन था कि श्लोक इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है। खैर ये लो वो सारे फोटोग्राफ जो मैंने तुम्हारे लिए थे। आज से तुम आज़ाद हो, हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय। इतना बोलकर सुमन ने वो फाइल आस्था के हाथ में रख दी और खुद उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद आस्था ने अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकल गई। दूसरी ओर श्लोक अपनी चेयर पर बैठकर अभी जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगा। मिसेस सहगल, क्यों किया आपने ऐसा? आस्था को डराकर उसे शादी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज आपकी वजह से मैं एक बार फिर से गिल्ट में आ गया हूँ। आस्था के दिल को तोड़ दिया आज मैंने। ना जाने वो इसके लिए मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं, लेकिन मैं मेरी हीर को धोखा नहीं दे सकता। श्लोक अभी सोच ही रहा था कि उसकी जेब में पड़ा फ़ोन बजने लगा। श्लोक ने देखा कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही है। श्लोक ने कुछ देर सोचने के बाद कॉल उठा लिया। वो हेलो बोलकर सामने वाले के बोलने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। श्लोक ने एक बार फिर से हेलो कहा, लेकिन फिर कोई आवाज़ नहीं आई, तो श्लोक ने कॉल काट दिया। 2 मिनट बाद फिर से उसी नंबर से कॉल आया और इस बार भी श्लोक के हेलो का कोई जवाब सामने से नहीं आया। श्लोक ने फिर कॉल काट दिया। एक बार फिर से कॉल आया तो श्लोक ने गुस्से से कहा, जब बात नहीं करनी है तो कॉल क्यों काट रहे हो बार बार? दोबारा अगर कॉल करने की कोशिश की ना तो तेरे घर आकर तुझे मारूंगा साले। श्लोक की आवाज़ सुनकर हीर को इतना सुकून मिल रहा था कि वो बस आंखें बंद किए हुए उसकी डांट को भी ऐसे सुन रही थी जैसे श्लोक ने आई लव यू बोला हो। हीर की आंखें नम हो गई थीं। इतने दिनों बाद श्लोक की आवाज़ सुनने के बाद, बहुत रोकने के बाद भी हीर की सिसकी निकल गई। हीर! श्लोक उसकी सिसकी की आवाज़ सुनकर ही उसे पहचान गया था। हीर ने तुरंत कॉल काट दिया। श्लोक ने दोबारा उस नंबर पर कॉल मिलाया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। श्लोक ने न जाने कितनी बार कॉल ट्राई किया, लेकिन हर बार नंबर बंद ही आया। श्लोक ने सचिन को कॉल किया और उसे सारी बात बताकर लोकेशन पता करने के लिए कहा। सचिन ने उसके बताए नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि यह कॉल एक सॉफ्टवेयर के जरिए की गई थी। सॉरी श्लोक, इस नंबर को ट्रैक नहीं किया जा सकता। सचिन ने कहा तो श्लोक जो इतनी देर से एक्साइटेड हो गया था, उसका चेहरा उतर गया। कोई तो रास्ता होगा सचिन, क्या मेरी हीर तक जाने के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो गए हैं? श्लोक ने हताश होते हुए कहा। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा श्लोक, तुम बस हिम्मत रखो। इतना बोलकर सचिन ने कॉल काट दिया और श्लोक एक बार फिर उदास होकर कुर्सी पर बैठ गया। आज कितने दिनों बाद उसे हीर के मिल जाने की उम्मीद मिली थी, लेकिन यह उम्मीद भी बाकी उम्मीदों की तरह टूट गई थी। दूसरी तरफ श्लोक से बात करने के बाद हीर के आंसू थम ही नहीं रहे थे। सेवका ने हीर को पानी पिलाया। कुछ देर बाद हीर जब शांत हुई तो उसने श्लोक से बात करवाने के लिए सेवका को धन्यवाद दिया। सेवका ने हीर को अब आराम करने के लिए कहा और खुद फ़ोन लेकर बाहर निकल गई। उसने जाकर वो फ़ोन जयराज को दे दिया। हीर को शक तो नहीं हुआ कि ये कॉल हमने करने दिया है? जयराज ने पूछा। नहीं हुकुम, बस उन्हें यह डर था कि अगर वो कॉल करेगी तो कुंवर साहब उनकी लोकेशन पता कर लेंगे और उनका आपसे किया हुआ वादा टूट जाएगा। सेवका ने कहा। और आपने उनसे क्या कहा? जयराज ने सवाल किया। यही कि इस महल में हमारा एक दोस्त काम करता है और वो कोई ऐसी सेटिंग कर देगा फ़ोन में जिससे लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। सेवका ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जा सकती हो। जयराज के कहने पर सेवका अपना सर झुकाकर वहाँ से चली गई। कुछ देर पहले जयराज को जब हीर की इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने सेवका को एक ऐसा फ़ोन दिया जिससे जाने वाली कॉल एक सॉफ्टवेयर के जरिए गई थी, ताकि श्लोक हीर की लोकेशन न जान पाए। जयराज हीर की इच्छा को पूरा भी करना चाहते थे और खुद सामने भी नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हीर की मदद सेवका के माध्यम से कर दी। अब उनके चेहरे पर भी सुकून के भाव थे। सैगल निवास की छत पर इस समय बेचैनी में चक्कर काट रहे अयान को अचानक से ही अपने पीछे सालू की आवाज़ आई। तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ ज़्यादा ही बोल गए तुम? तुम्हारी बातों ने श्लोक जीजू का दिल तोड़ दिया है। इस मुश्किल घड़ी में उन्हें अपने भाई के साथ की ज़रूरत थी और तुमने आज उन्हें इतना ज़्यादा सुना दिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके मुझे कोई खुशी मिल रही है? अयान ने बिना मुड़े ही उसकी बात का जवाब दिया। सालू ने पीछे से जाकर अयान को गले से लगा लिया।
अयान ने उसके हाथों पर अपने हाथ कस दिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा मुश्किल रास्ता चुन लिया है? सालू अब उसके सामने आ गई। अयान की आंखें भरी हुई थीं। बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये सब। कभी कभी लगता है कि इस सब के बाद मैं कभी भाई के सामने नहीं जा पाऊंगा। क्या नहीं किया मेरे भाई ने मेरे लिए? और मैंने मैंने उन पर किस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए, उनके प्यार को दिखावा बोल दिया। आज तक जो उन्होंने मेरे लिए किया उसमें सगे सौतेले की बात ले आया। अयान का गला भर आया था। खुद को संभालो अयान, अभी तुम्हें और भी मुश्किल हालातों का सामना करना है। इस तरह से टूट जाओगे तो सच तक पहुंचोगे कैसे? सालू ने उसे समझाया। बस इस एक सच के पीछे न जाने मुझे और कितने लोगों का दिल दुखाना होगा, और यह सब सिर्फ और सिर्फ मिसेस सहगल की वजह से हो रहा है। कोई माँ ऐसी भी हो सकती है, अपने बेटे को सीईओ बनाने के लिए, घर में अपना राज चलाने के लिए किसी की जान ले सकती है, किसी को किडनैप करवा सकती है। इसलिए अब से मेरे लिए भी वो मिसेस सहगल ही हैं। सुमन के बारे में सोचते ही अयान के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। हाँ, यकीन नहीं होता मुझे भी। वो मुझसे नफरत करती थी, लेकिन हीर, उसने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसके साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? सालू बोली। क्योंकि वो श्लोक भाई का प्यार है। मिसेस सहगल भाई से उनकी हर खुशी को उनसे दूर कर देना चाहती हैं। वो अपने लालच में इतना गिर चुकी हैं कि उन्होंने दुश्मन से हाथ मिलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अरविंद बंसल के आदमी हमारी सिक्योरिटी तोड़कर घर में कैसे घुस गए? इनकी मदद से। इन्होंने उन लोगों को पीछे के रास्ते से घर में घुसा लिया। लेकिन ये सब करके इन्हें क्या मिला? वो तो तुम्हें भी उठा कर ले गया था ना। यह तुम्हारे किडनैपिंग के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। मुझे यकीन नहीं है इस बात पर, सालू अविश्वास से बोली। बंसल ने इनसे डील की थी कि वो श्लोक से बदला लेने के लिए मुझे भी किडनैप करेगा, लेकिन मिसेस सहगल अगर उनकी हेल्प करती हैं तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा। और उसने अपना वादा निभाया भी। उसने भाई पर गोली चलाई थी, लेकिन मैं अपनी मर्जी से बीच में आ गया था। अयान ने कहा। लेकिन उस बंसल ने हीर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हीर को तो कोई और ही ले गया। ये कैसे शामिल हो सकती हैं? कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? सालू ने शक जाहिर किया। कोई गलतफहमी नहीं है। श्लोक सहगल के घर पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। बंसल को तो सिर्फ एक मोरे की तरह इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। इस खेल का असली मास्टरमाइंड तो वो ठाकुर और उसका बेटा है, जो तुम्हें उठाकर ले गए थे। मिसेस सहगल मुझे सीईओ बनाने के लिए उनसे मिल गई हैं। वो लोग यहाँ से भाभी को नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने बंसल के जरिए हीर भाभी को उस जगह पहुंचा दिया जहाँ से ठाकुर उन तक आसानी से पहुंच सके। तुम इतना सब कैसे जानते हो अयान? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं मिसेस सहगल पर नज़र रख रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि भाभी को कहाँ रखा गया है, लेकिन मिसेस सहगल जानती हैं, इसलिए मैं उनके सामने ये सारा नाटक कर रहा हूँ। अयान ने बताया। तुम्हारी मम, मेरा मतलब है कि मिसेस सहगल गलत करते करते इतना गलत कर गई हैं कि उन्होंने ना सिर्फ दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया, बल्कि एक बाप को उसके होने वाले बच्चे से दूर कर दिया। सालू ने उदास आवाज में कहा। मतलब मतलब हीर प्रेग्नेंट थी जब उसका किडनैप हुआ। क्या? तुम्हें कैसे पता? अयान चौंक गया था उसकी बात सुनकर। आज जीजू को हीर की अलमारी से एक बॉक्स मिला था, जो उसने उसको सरप्राइज देने के लिए छुपाया था शायद। उसमें छोटे बच्चे की ड्रेस थी जिस पर हाय डैडी लिखा हुआ था। उसी से पता चला कि हीर प्रेग्नेंट थी। सालू ने सारी बात बताई थी। मतलब उनका बच्चा, क्या वो ठीक होगा? अयान ने बेहद फिक्र से पूछा। पता नहीं, इतने दिनों में हीर न जाने कैसे मॉल में रह रही होगी। ऐसे में बच्चा ठीक है या नहीं, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। जीजू ये बात जानने के बाद और ज़्यादा दुखी हो गए थे कि वो अपने बच्चे से दूर हो गए हैं, और ऐसे में मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी अपने इस डाउट को बताकर। सालू की बात सुनने के बाद अयान ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, और कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी मेरे भाई को, और कितने दर्द झेलने बाकी हैं। अगर भाई और भाभी के बच्चे को कुछ भी हुआ होगा तो मैं कसम खाता हूँ सालू, मिसेस सहगल को मैं खुद अपने हाथों से गोली मार दूंगा।
सालू ने अयान की माँ को थाम लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। अयान को सच में इस तरह के साथ की ज़रूरत थी। उसने भी अपना सर सालू के सिर पर टिका दिया और बोला, थैंक यू सालू, मेरा इतना साथ देने के लिए। एंड आई एम सॉरी, इस सब में मैंने नाटक में ही सही लेकिन तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा अपमान किया है। तुम सच में मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर हो, जो मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दे रही हो। बस मेरे भाई का ख्याल रखना। हाँ, देखो ना, पैसा क्या क्या खेल दिखा देता है। मिसेस सहगल पैसों के लिए अपने परिवार को तोड़ रही हैं। ठाकुर पैसों के लिए हीर के पीछे पड़ा है। आज ही मुझे पता चला कि हीर के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ही वो ठाकुर हीर को लेकर जाना चाहता था। इसी पैसे के लालच में मेरे पापा मारे गए और माँ, उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। सालू संजीदगी से बोली, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि भाभी जल्द से जल्द मिल जाएं। बाकी भाई का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि मिसेस सहगल इस खेल को खेल रही हैं। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि सब कुछ जानते हुए भी भाई उनको कुछ बोलते क्यों नहीं। दूसरी तरफ श्लोक अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था, मिसेस सहगल, हो लीजिए जितना कुछ होना है। मेरे भाई को मेरे खिलाफ करने की साजिश में आखिरकार आप कामयाब हो ही गईं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ये बाजी जीत गईं। मेरी नज़र आपके हर कदम पर है और अब मेरी हीर तक भी आप ही मुझे पहुंचाएंगी। अयान ने जिस दिन से सुमन को फ़ोन पर ठाकुर से बात करते हुए सुना था, तब से वो जानना चाहता था कि हीर कहाँ है, और सुमन की साजिशों के बारे में भी वो जानना चाहता था। इसलिए उसने सालू के साथ मिलकर प्लान बनाया और ये सारा नाटक किया, जिससे सुमन को यकीन हो जाए कि अयान अब बदल गया है। अयान के लिए ऐसा बिल्कुल भी आसान नहीं था और वो खुद बहुत ज़्यादा दुखी था। लेकिन अब यह ज़रूरी हो गया था कि सुमन की साजिश के बारे में उसके साथ मिलकर ही पता लगाया जाए। इसलिए अयान श्लोक को ऐसी ऐसी बातें सुना रहा था जिससे सुमन को खुशी मिलती थी। आज भी वो शराब पीने का नाटक करके ही घर आया था और श्लोक के साथ झगड़ा किया, जबकि हकीकत में उसने शराब नहीं पी थी और बस सुमन को दिखाने के लिए अपने कपड़ों पर थोड़ी शराब गिरा ली। दूसरी ओर श्लोक अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था, मिसेस सहगल, हो लीजिए जितना खुश होना है। मेरे भाई को मेरे खिलाफ करने की साजिश में आखिरकार आप कामयाब हो ही गईं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ये बाजी जीत गईं। मेरी नज़र आपके हर कदम पर है और अब मेरी हीर तक भी आप ही मुझे पहुंचाएंगी। श्लोक जानता था कि सुमन और ब्रजेश ठाकुर आपस में मिले हुए हैं, लेकिन फिलहाल हीर की किडनैपिंग में ब्रजेश का कोई हाथ नहीं था। इसलिए श्लोक उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता था। सुमन से वो सीधे तौर पर भी पूछ सकता था, लेकिन सुमन उसे झुकाने के लिए फिलहाल अयान का इस्तेमाल कर रही थी और श्लोक इस सब में अयान को नहीं लाना चाहता था। हालांकि श्लोक इस बात से अनजान था कि अयान पहले से ही इस सब में इन्वॉल्व हो चुका है। खैर, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे और इन सब में कौन सफल होगा, ये आने वाले समय में पता चलने वाला था। अयान और सालू काफ़ी देर तक छत पर बातें करते रहे और उसके बाद वो दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह सुमन नींबू पानी लेकर अयान के कमरे में जा पहुंची। अयान, जो कि जाग चुका था, लेकिन जैसे उसने दरवाजे पर आहट सुनी तो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगा। सुमन ने उसे जगाया और नींबू पानी दिया। थैंक्स मॉम, मुझे इसकी सच में ज़रूरत थी। सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अयान ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा। दर्द तो होगा ही, आखिर क्या ज़रूरत थी इतनी शराब पीने की, सुमन ने चिंता से कहा। दिल में जब दर्द बढ़ जाता है तो कभी कभी शराब का सहारा लेना पड़ता है मॉम। श्लोक, मेरा तो अब उसे भाई कहने का भी दिल नहीं करता। सच में मॉम, आज मुझे आपकी हालत समझ आ रही है कि जब आप किसी से नफरत करो और वो आदमी राजा की तरह आप पर हुक्म चलाए तो कैसा लगता है। अयान हमदर्दी से बोला। मैं ही जानती हूँ अयान कि इतने सालों से मैं इस लोक को कैसे झेल रही हूँ। नफरत होती है जब जब मैं इसे अपनी आंखों के सामने देखती हूँ। इसने मुझे हजारों बार बेइज्जत किया है और मैं चाह कर भी अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले पाती थी, क्योंकि तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादू और तुम सब इस लोक के हिमायती थे। सुमन के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। आई एम सॉरी मम, मेरी आंखों पर श्लोक के झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन अब मुझे हकीकत पता चल गई है
कि बस एक आप ही हैं जो मुझसे सच्चा प्यार करती हैं। अब मुझे बस श्लोक से बदला लेना है, आपकी हर बेइज्जती का और मेरे साथ हुए हर अन्याय का। काश हीर यहाँ होती तो उसके ज़रिए मैं श्लोक से अपना बदला पूरा करता। अयान ने टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्सा जताया। उसकी फ़िक्र तुम मत करो। श्लोक से उसकी प्यारी हीर को दूर करके मैंने तुम्हारा और मेरा दोनों का बदला ले लिया है। सुमन खुश होते हुए बोली तो अयान ने चौंकने का नाटक किया। क्या हीर की किडनैपिंग में आपका हाथ है? सुमन एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि अयान को सच बताए या नहीं। फिर कुछ सोचते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझ लो। हीर की किडनैपिंग में पूरी तरह से तो मेरा हाथ नहीं है, लेकिन जिसने यह सब खेल खेला है मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया है। तो क्या आप जानती हैं हीर इस समय कहाँ है? अयान ने पूछा। हाँ, एग्जैक्टली लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन हीर इस वक्त ऐसी जगह है जहाँ श्लोक का पहुंचना नामुमकिन है। सुमन बोली, मॉम यू आर दी ग्रेट, लेकिन मज़ा तो तब आता जब श्लोक के सामने हीर की लाश होती। श्लोक खुद अपनी जान दे देता और हमारा सीईओ की कुर्सी तक का रास्ता साफ हो जाता। अयान ने कहा। उसके लिए हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। सुमन बोली तो इस बार अयान सच में शॉक हो गया और बोला, मतलब? मतलब यह कि हीर जब तक 25 साल की नहीं होती उसे नहीं मारा जा सकता। उसके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो उसके 25 साल के होते ही उसको मिल जाएगी। तब तक उसको अगर नुकसान हुआ तो सारी प्रॉपर्टी दान में चली जाएगी और ठाकुर साहब की इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सुमन ने कहा। ठाकुर साहब, ये कौन है? अयान ने अनजान बनते हुए पूछा। फिर सुमन ने अयान को हीर के अतीत के बारे में, उसकी ठाकुर के बेटे के साथ शादी और वहां से भागकर श्लोक से शादी तक की सारी कहानी सुना दी, जिसमें से काफ़ी बातें अयान पहले से ही जानता था, सिवाय हीर के अतीत के। लेकिन उसमें तो अभी बहुत समय बाकी है। तब तक क्या हम श्लोक के कदमों के नीचे दबे रहेंगे? हम श्लोक की जान क्यों नहीं ले लेते? अयान ने फिर एक बार पासा फेंका। ऐसे ही करोड़ों की प्रॉपर्टी श्लोक की मां ने मरने से पहले ही श्लोक के होने वाले बच्चे के नाम कर दी, ताकि कोई श्लोक को नुकसान ना पहुंचा सके। खैर, श्लोक का बच्चा जल्दी इस दुनिया में आ जाएगा और जैसे ही वो पैदा होगा श्लोक इस दुनिया से चला जाएगा। सुमन ने हंसते हुए कहा। अयान को इस वक्त सुमन से इतनी ज़्यादा नफरत हो रही थी और उसका मन कर रहा था कि अभी सुमन का गला दबा दे, लेकिन अभी उसे गुस्से से नहीं बल्कि होश से काम लेना था। उसने सुमन की ही तरह खुश होने का नाटक करते हुए कहा, तो क्या हीर प्रेग्नेंट है? हाँ, जल्दी ही ठाकुर साहब हीर को अपने साथ ले जाएंगे और जब हीर का बच्चा पैदा होगा उसके नाम हुई श्लोक की सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेंगे और श्लोक को मरवा दिया जाएगा। सुमन ने कहा तो अयान की मुट्ठियां कस गईं। और हीर, उसका क्या होगा? अयान ने अपनी पीठ सुमन की ओर फेरते हुए पूछा। श्लोक के जाने के गम में वो वैसे भी मरे समान ही हो जाएगी। बाकी जब तक वो 25 साल की नहीं होगी तब तक ठाकुर साहब के बेटे के हाथों का खिलौना बनेगी, उसे खुश रखेगी और जब उसकी प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी तो वो भी ठाकुर साहब लेकर हीर को मार देंगे। सुमन की बातें सुनने के बाद अयान ने अपनी आंख बंद कर ली, क्योंकि उसका खून खौलने लगा था और वो इस समय अपना गुस्सा अपने इतने दिनों के प्लान पर हावी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन इस सब में हमारा क्या फ़ायदा है? हमें तो अपना सैगल डायमंड का बिजनेस चाहिए, तो हम उस ठाकुर का साथ क्यों दें? अयान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। फ़ायदा है अयान, बहुत बड़ा फ़ायदा है। हीर की प्रॉपर्टी में से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन श्लोक की प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है और उसमें से आधी प्रॉपर्टी ठाकुर हमें देगा। सुमन ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। और वो ऐसा क्यों करेगा? अयान ने पूछा। क्योंकि श्लोक की प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास हैं। क्या? अयान एक बार फिर से चौंक गया। हाँ, जिस दिन वो बंसल तुम्हें और हीर को किडनैप करके ले गया था उस समय श्लोक के पास पहली बार प्रॉपर्टी की फाइल आई थी, लेकिन हड़बड़ाहट में वो फाइल श्लोक अपने दादू के रूम में ही छोड़ गया। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और फाइल अपने कब्जे में कर ली। अब ठाकुर साहब को प्रॉपर्टी के पेपर तो चाहिए ही होंगे ना, और वो पेपर मैं उन्हें तभी दूंगी जब वो तुम्हारे नाम पर आधी प्रॉपर्टी करेंगे। सुमन ने कहा।
वाह मम, मान गया मैं आपके दिमाग को। आप किसी की सगी नहीं हैं, अयान ने कहा। तो सुमन हैरान हो गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आपने जिस ठाकुर से हाथ मिलाया उसी का हाथ काटने का खंजर साथ लेकर घूम रही हैं। तारीफ कर रहा हूँ मैं आपके दिमाग की। अयान ने जल्दी से ही बात संभालते हुए मुस्कुराकर कहा। तो सुमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन अब यहाँ से चली गई, लेकिन उसके जाते ही अयान के चेहरे के भाव बदल गए। उसके होठों पर जो थोड़ी देर पहले मुस्कुराहट थी, वो अब गुस्से में तब्दील हो चुकी थी और उसने सामने दीवार पर एक जोरदार पंच मारते हुए उससे कहा, मिसेस सुमन सहगल, औरत जात को बदनाम कर दिया है आज आपने। मुझे जिंदगी भर यह गम खाएगा कि मैं आपकी कोख से जन्मा हूँ। कुछ दिन बीत गए थे और हीर अपना सारा समय आजकल अपनी माँ के साथ ही बिताती थी। हीर के साथ का असर महिमा की सेहत पर अच्छा खासा दिखने लगा था और धीरे धीरे वो पहले से बेहतर होने लगी थी। खाली समय में हीर अपने और श्लोक के साथ बिताए हर लम्हे को याद करती थी। हीर श्लोक की आवाज़ सुनने का लालच छोड़ नहीं पा रही थी और इसी के चलते वो अपनी सेवका से बार बार उस दिन की तरह 2 मिनट के लिए ही सही उसकी श्लोक से बात करवा दिया करे, ऐसी रिक्वेस्ट करने लगी थी। जयराज भी हीर को मना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज एक बार फिर से हीर को श्लोक से बात करने का मौका दिया। अपने वचन के अनुसार हीर एक बार फिर कुछ नहीं बोलने वाली थी और धड़कते हुए दिल से उसने श्लोक को कॉल मिला दिया। श्लोक, जो कि इस समय अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, उसने देखा उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। श्लोक ने गाड़ी साइड में लगाई और कॉल उठा लिया। सामने से एक बार फिर से कोई जवाब नहीं आया। उसके हेलो बोलने पर श्लोक के होठों पर मुस्कान आ गई और वो बोला, तो ये नया तरीका ढूंढा है तुमने मुझे परेशान करने का, मेरी जान। श्लोक का इतना कहना था और फ़ोन के दूसरी ओर से हीर ने अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ खनका दी। श्लोक ने फिर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लोकेशन नहीं बता सकती, न तुम्हें मुझसे बात करने की इजाज़त है, लेकिन मिस्टर किडनैपर इतना बुरा भी नहीं है कि वो तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने से रोके। इसलिए तो एक हफ्ते में यह दूसरी बार हुआ है कि तुमने मुझे कॉल किया है, तो मेरी तरफ से उसे थैंक यू बोलना। हीर को उसकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे धीरे हंसने लगी। वैसे मैं तुमसे थोड़ा सा नाराज हूँ। उस रात को फ़ोन काटने की बजाय इसी तरह अपनी चूड़ियाँ खनका देती तो मेरी रात भी आराम से कटती। तुम नहीं जानती हो हीर, तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया है। हमारा कमरा सूना हो गया है। घर की रौनक तुमसे ही थी और ऐसा लगता है जैसे तुम तो अपने साथ हमारे घर की खुशियाँ ही ले गई हो। श्लोक की आवाज़ भारी हो चली थी और मुस्कुराती हुई हीर की आंखें भर आईं। उसके सिसकने की आवाज़ श्लोक को भी सुनाई दे रही थी और यह सुनते ही श्लोक तुरंत बोला, यह गलत बात है हीर, अब तुम्हें रोने की इजाज़त नहीं है। अगर तुम रोगी तो हमारे बेबी पर इसका असर होगा। रोती हुई हीर एकदम से चुप हो गई और हैरान रह गई कि श्लोक को कैसे पता चला इस बारे में। उसकी हैरानी को श्लोक ने अपनी अगली बात से ख़त्म कर दिया जब वो बोला, जो सरप्राइज़ तुमने मेरे लिए अलमारी में रखा था वो मुझे मिल चुका है। जब से मुझे इस बात का पता चला है ना, तब से मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी गोद में उठा लूं। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी और तुम मुझसे कितनी दूर हो। हीर का दिल कर रहा था कि अपनी कसम तोड़कर श्लोक से बात करे और उसे बताए कि वो भी उसके बिना कितनी तड़प रही है, लेकिन उसने खुद को काबू कर लिया। आई एम सॉरी हीर, मैंने उन दिनों तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने दादू के दुख में डूबा रहा। तुम्हें उस समय मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, इस बात पर मैंने गौर ही नहीं किया और उसी की सज़ा आज मुझे मिल रही है। लेकिन एक बात बोलूं, चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरी कोई क्यों ना ले आए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। आई लव यू मेरे बेबी की मम्मा। इतना बोलकर श्लोक ने अपने फ़ोन को चूम लिया। हीर ने कॉल काट दिया। उसको आज बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। इतने दिनों से वो यही सोच रही थी कि वो श्लोक को अपने बच्चे के बारे में बता नहीं पाई थी, लेकिन आज श्लोक की बातों से वो जान गई थी कि श्लोक अपने होने वाले बच्चे के बारे में जान चुका है और अब वो दिन दूर नहीं
जब श्लोक उस तक पहुंच जाएगा। दूसरी ओर श्लोक काफ़ी देर तक अपने फ़ोन की स्क्रीन देखता रहा और अब उसने अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट कर ली थी और उसमें वही गाना फिर से चला दिया था जो हीर के कॉल आने से पहले चल रहा था। हीर और श्लोक के बीच आज एक बार फिर से बात हुई थी और बिना हीर की आवाज़ सुने भी श्लोक को सुकून मिला था, क्योंकि कम से कम वो तो अपने दिल की बात अपनी हीर को बोल पाया था। उधर हीर अपने बेड पर लेट गई थी और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे से बोली, आपके पापा को आपके बारे में पता चल गया है बेबी। देखना जल्दी ही वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे। 2 दिन बाद सालू ऑफिस से घर आई थी और जब वो अपने रूम में जा रही थी तब सुमन, जो कि हॉल में बैठी हुई थी, वो जानबूझकर सालू को सुनाने के लिए अपना फ़ोन कान से लगाते हुए बोली, हाँ हाँ मिसेज मल्होत्रा, कल शाम को ही मैं अयान को लेकर आपके घर आऊँगी। अयान और सनाया की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सालू के कदम एक पल के लिए ठिठके, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई तो सुमन ने उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, कल मैं मेरे बेटे अयान के लिए एक बहुत बड़े खानदान की लड़की देखने जा रही हूँ। अब तो कुछ शर्म करो और ये घर और मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ। आपके बेटे को मैं उसी दिन छोड़ चुकी हूँ जिस दिन उसने मेरे प्यार का अपमान किया था। और रही बात ये घर छोड़ने की, तो वो भी मैं छोड़ दूंगी, लेकिन हीर के आने के बाद। सालू ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, हीर तो अब वापस आने से रही और जल्दी इस लोग को भी मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तब देखूंगी कि तुम्हारा ये घमंड कितनी देर टिकेगा। जिस लोग के दम पर इतना उछलती हो ना, वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है इस घर में। इतना बोलकर सुमन अपने कमरे में जाने लगी तो सालू बोली, दो भाइयों को अलग करके आपने बहुत गलत किया है और ये तो वक्त बताएगा कि कौन इस घर से बाहर जाएगा और कौन इस घर में रहेगा। सालू सुमन को एक टेढ़ी मुस्कान देकर वहां से अपने कमरे में चली गई, जबकि सुमन बस गुस्से में अपने दांत पीस कर रह गई। सुमन को सालू की बातें बहुत ज़्यादा चुभी थीं और वो अब उसे जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने सालू को मरवाने का प्लान बनाया और वो अपने आदमी को सालू को मारने की सुपारी भी दे चुकी थी। तभी उसे ब्रजेश ठाकुर का फ़ोन आ गया। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम सालू को मरवाना चाहती हो? ब्रजेश ने कहा। तो और क्या करूं? वो लड़की मुझे कांटे की तरह चुभने लगी है। सुमन गुस्से से बोली। हीर की तरह वो लड़की भी मेरे बेटे की पसंद है। उसे मरवाने की जरूरत नहीं है। अभी तो हीर को हाथ लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बच्चे की जान के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन तब तक ये लड़की मेरे बेटे का मन बहलाने के काम आएगी। ब्रजेश बोला। ओह, तो उठाकर ले जाइए ना उसे। सुमन ने कहा। हाँ, तुम्हारे घर में हाथ नहीं डाल सकता मैं, और हर समय श्लोक साय की तरह इसके साथ रहता है। मौका देकर इसे बाहर से ही उठाना पड़ेगा। तुम बस इस पर नज़र रखो और जब यह घर से अकेली बाहर निकलेगी तो मेरे आदमी इसे उठा लेंगे। ब्रजेश बोला तो सुमन भी खुश हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए जहाँ श्लोक अब भी सुमन पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि वो जानता था कि हीर तक सुमन ही उसे पहुंचाएगी। तो वहीं अयान अब सुमन की बाकी प्लान को जानने के लिए उसका विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उसने इसके लिए अपनी माँ की बताई हुई लड़की से मिलना भी मंजूर कर लिया। सुमन अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी कि अयान अब बदल चुका है और जैसा वो चाहती थी उसका बेटा बिल्कुल वैसा ही बन गया है। एक दिन सुमन और अयान घर की छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। मॉम, मुझे एक बात समझ नहीं आई, अयान ने कहा। क्या नहीं समझ आया? सुमन ने पूछा। हीर तो श्लोक के बच्चे से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो अब हमें श्लोक को जिंदा रखने की क्या जरूरत है? अयान की बात सुनकर सुमन उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। अयान को भी एक पल के लिए लगा कि कहीं सुमन ने उसका नाटक पकड़ तो नहीं लिया। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं आज ही ठाकुर से कहूंगी और श्लोक को ऑफिस से आते जाते हुए मरवा देंगे। अखबारों की हेडलाइन होगी, मशहूर बिजनेसमैन श्लोक सहगल की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई। सुमन के चेहरे पर बहसी हंसी थी। इतनी आसान मौत देना चाहती हैं आप अपने दुश्मन को? मजा तो तब आएगा जब श्लोक और हीर एक दूसरे के सामने हो। बार हीर पर हो और दर्द श्लोक को हो। हीर को बचाने के लिए श्लोक आपके आगे नाक रगड़ने लगेगा,
तब होगा हमारा इतने सालों का बदला पूरा। अयान ने कहा तो सुमन उसके माथे को चूमते हुए बोली, मुझे आज बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो और आखिरकार तुम्हारी आंखों से सुलोक के प्यार की पट्टी उतर ही गई। उस सुलोक को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी और अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगी। मैं भी ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। सुलोक का घमंड टूटते हुए देखना चाहता हूँ। हीर के लिए सुलोक को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। अयान ने कहा तो सुमन बोली, बहुत जल्द हमें यह मौका मिलेगा मेरे बेटे। उसके बाद तुम बनोगे सैगल डायमंड के सीईओ और फिर मैं तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से सनाया के साथ करवाऊंगी। और सालू का क्या करना है? अयान ने अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। उसका किस्सा भी कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दूंगी मैं। सुमन के चेहरे पर इस बात की खुशी साफ झलक रही थी कि सब कुछ उसके मन मुताबिक हो रहा है। अयान भी उसके सामने खुश होने का पूरा दिखावा कर रहा था, जबकि अंदर ही अंदर उसकी घुटन और सुमन के प्रति उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों बाद सालू को कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए मार्केट जाना था और श्लोक भी घर में नहीं था। सालू आजकल सुमन को दिखाने के लिए अयान से बात नहीं कर रही थी, इसलिए वो उससे भी अपने साथ मार्केट जाने के लिए नहीं बोल सकती थी। आखिर में उसने ड्राइवर के साथ मार्केट जाने का फैसला किया और एक गाड़ी में बैठकर वो मार्केट निकल गई। उसके जाते ही सुमन ने किसी को कॉल किया और कहा, हाँ वो घर से निकल गई है। सामने से कुछ कहा गया और सुमन ने कॉल काट दिया और मन में खुश होते हुए बोली, आज तुम हमेशा हमेशा के लिए अयान की ज़िंदगी से दूर चली जाओगी। सालू मार्केट पहुंच चुकी थी और एक दुकान में जाकर अपनी ज़रूरत का सामान लेने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उस पर नज़र रख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। वो सामान लेकर दुकान से बाहर निकल गई और उसने देखा जिस गाड़ी से वो आई थी वो उस जगह से गायब है। सालू को ये बात अजीब लगी। उसने ड्राइवर को कॉल किया तो उसने बताया कि मार्केट में भीड़ होने के कारण वो गाड़ी थोड़ी खुली जगह में ले गया है। सालू ने उससे जगह पूछी और वहां जाने लगी। जिस जगह ड्राइवर ने उसे बुलाया था वहां नाम मात्र के लोग थे। सालू जल्दी जल्दी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक से बीरेन ठाकुर उसकी गाड़ी के पीछे से निकलकर सामने आ गया। सालू का चेहरा घबराहट से भर गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ में लिया हुआ सारा सामान उसके हाथ से छूटकर गिर गया। दूसरी ओर सुलोक के समय अपने सीक्रेट प्लेस पर था। यहाँ एक कमरे में सचिन ने अपना पूरा सेटअप लगा रखा था, जहाँ उसकी टीम के लोग काम किया करते थे। फिलहाल श्लोक एक कमरे में सचिन के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी सचिन की टीम का एक लड़का आया और बोला, बॉस, वी डिड इट। हीर मैडम की लोकेशन डिटेक्ट हो गई है। इतना सुनना था कि श्लोक और सचिन अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और उस लड़के के पीछे उस रूम में चले गए जहाँ इस समय सचिन की सारी टीम काम कर रही थी। उधर सालू को डरते हुए देखकर बीरेन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। सालू को डर लगने लगा था। जिस आदमी के साय को भी वो नहीं देखना चाहती थी, वही आदमी आज उसके सामने खड़ा हुआ था। सालू ने हिम्मत जुटाई और पीछे की ओर दौड़ लगा दी। सालू पूरी ताकत लगाकर दौड़ रही थी। वो आगे जाकर एक खाली गली में मुड़ गई थी और वहां से जाकर उसने अपनी जीन्स की जेब से फ़ोन निकालकर पहले अयान को कॉल किया। अयान अभी अभी घर आया ही था और सुमन उसके सामने बैठी हुई थी। उसके सामने वो सालू का कॉल उठा नहीं सकता था, इसलिए उसने सालू का कॉल काट दिया। सालू ने जल्दी से श्लोक का नंबर मिलाया। श्लोक जल्दीबाजी में अपना फ़ोन उस कमरे में ही छोड़ गया था जिसमें कुछ देर पहले वो सचिन के साथ बैठा हुआ था। सालू ने एक बार फिर से श्लोक को कॉल मिला दिया, लेकिन इससे पहले कि कॉल जा पाती, किसी ने उसका फ़ोन छीनकर फेंक दिया और उसकी गर्दन दबोच ली। सालू की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो समझ गई थी कि वो ठाकुर के चंगुल में आ चुकी है और अब उसका बचना नामुमकिन है। ठाकुर के आदमी उसे अपने साथ पकड़कर गाड़ी की ओर लेकर जाने लगे। सालू ने हाथ पैर मारने जारी रखे। ठाकुर ने जब उसे छटपटाते हुए देखा तो खींचकर एक चांटा उसके गाल पर मार दिया। चांटा इतना तेज था कि सालू की आंखों के आगे कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। बैठा साली को गाड़ी में,
इतना बोलकर ठाकुर अपनी गाड़ी में बैठ गया और पीछे की साइड का दरवाज़ा खोलकर सालू को गाड़ी में धकेल दिया गया। गाड़ी स्टार्ट हुई और हवा की रफ्तार से आगे बढ़ गई, इस बात से अनजान कि एक और गाड़ी है जो उनका पीछा कर रही है। कौन पीछा कर रहा है ठाकुर की गाड़ी का, मैं श्योर हूँ, और आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। क्या श्लोक हीर तक पहुँच सकेगा और सालू इस बार बच पाएगी या हो जाएगी शिकार? सबकी साजिशों का जानने के लिए पढ़ते रहिए नेक्स्ट पार्ट।